तो सदियों से हम अपने देश के लिए अनेकता में एकता का नारा लगाते रहे हैं, लेकिन जब कानून में एक रूपता की बात आती है तो जैसे नियंताओं को सांप सूंघ जाता है। संविधान लागू होने के बाद से ही देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन जितनी बार ये मांग उठी है उतनी ही बार विरोध भी कम नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में साफ कहा कि देश जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ रहा है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करना समय की मांग और ज़रूरत है। जब कोर्ट इसकी वकालत कर रहा है तो ऐसे में हमें इसके सभी पहलुओं को जानने की ज़रूरत है। तो क्या है कॉमन सिविल कोड के तमाम पहलू, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारा संविधान देश में विधि के शासन की स्थापना की वकालत करता है। संविधान का शाब्दिक अर्थ भी देखें तो समान विधान ही है, यानी ऐसा विधान जो सबके लिए एक जैसा हो, भेदभाव रहित। आपराधिक मामलों में हमारे देश में सब पर एक ही कानून लागू होता है, चाहे राजा हो या फिर रंक, हिंदू हो या मुसलमान और सवर्ण या फिर दलित। ऐसे में सिविल मामलों में भी समान कानून बनाने की बात उठना लाजमी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कॉमन सिविल कोड लागू करने का ये सही समय भले ही बताया हो, लेकिन देश की शीर्ष अदालत तो साल 1985 में ही तलाक के चर्चित शाहबानो मामले की सुनवाई के दौरान ये बात कह चुकी है। 3 दशक बीतने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिफर ही है। अब आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता की जरूरत क्यों पड़ रही है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून से न्यायपालिका पर भी बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द होंगे। शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ यानी निजी कानूनों के तहत करते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म और वर्ग से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून से है। ऐसा होने पर पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे एक समान कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। जाहिर है ऐसा हुआ तो इसमें न तो धार्मिक रीति रिवाज आड़े आएंगे और न ही अलग कोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। संविधान का अनुच्छेद 44 भी राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। इस अनुच्छेद का मकसद भी कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म कर देश भर में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना रहा है। देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। जो हमारे संविधान निर्माता थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के और मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के, और एक लंबी श्रृंखला थी। क्या वो सब पंथ निरपेक्ष और सेकुलर नहीं थे? संविधान के अगर आर्टिकल 44 में ये डायरेक्शन दिया गया है कि राज्य जो है वो कॉमन सिविल कोड के लिए हालात को बनाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब एक चीज़, दूसरी चीज़, एक बात समझने की ज़रूरत है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135 से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा। वो आर्टिकल 44 पर पहले भी निर्णय आए। मैं आपको याद कराऊं कि संविधान में सरकार पर यह कर्तव्य बताया गया है कि वो समान नागरिक संहिता लाने का प्रयत्न करे। किसी एक सदस्य ने इसका विरोध किया था संविधान सभा में, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, क्यों विरोध करते हो? इस देश का पूरा क्रिमिनल लॉ, फौजदारी कानून, ये तो सब नागरिकों के लिए एक सा पहले से ही है। इसलिए जो अपराधों के दंड दिए जाते हैं वो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से दिए जाते हैं, वो शरिया के कानून से नहीं दिए जाते।
प्रॉपर्टीज़ का जो स्थानांतरण है, खरीद बेच है, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से सब भारतीयों के लिए एक सा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक सा है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब बाकी सारे कानून एक से हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, तो परिवार कानून भी एक से हो, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। फिर आज़ादी के बाद में हिंदू कोड बिल वाले 4 कानून अलग अलग आए थे। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उन सब पर वो लागू होते हैं। देश की 80% जनसंख्या पर एक सही कानून है अभी, तो वैसा बाकी 20 पे हो, इसमें आपत्ति कुछ नहीं हो सकती। अब आपको समान नागरिक संहिता लागू होने के फायदे भी बताते हैं। सबसे पहला फायदा, राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होगी। दूसरा फायदा, देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद है। तीसरे फायदे की अगर बात करें तो कानूनों का सरलीकरण होगा। चौथा फायदा, लैंगिक भेदभाव दूर होगा। पांचवा फायदा, सभी वर्गों को सामाजिक संरक्षण मिल सकेगा। और छठा फायदा, धार्मिक कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। अब कॉमन सिविल कोड के विरोध में उठ रहे तर्कों पर भी नजर डालें तो संविधान के अनुच्छेद 25 की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन, धर्मनिरपेक्ष देश में पर्सनल लॉ में अनावश्यक है दखलंदाजी, सभी धर्मों पर हिंदू कानून को थोपने का प्रयास है ये कानून, समान संहिता बने लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता भी कायम रहे, इस तरह के तर्क विरोध में दिए जा रहे हैं। और अब आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। इनमें से कुछ देशों की समान नागरिक संहिता से तमाम मानवाधिकार संगठन सहमत नहीं हैं। ये समझना ही होगा कि धर्म आधारित कानूनों में सुधार के अभाव में न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है और न ही उन्हें सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिल पा रहा है। जब हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होगा तो देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि विविधताओं वाले हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाने के प्रयास नहीं हो। बहरहाल अब देखना ये होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट की नसीहत को सरकार किस तरह से लेती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।